दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह से जिबूती द हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। वक्त हुआ है सुबह के 5:30। पीछे आप देख सकते हो जिबूती देश का झंडा। और पिछली वीडियोस में आपने देखा कैसे हम साउथ सुडान देश से जिबूती देश में आए, ईस्टर्न अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका में फिलहाल अपन ट्रैवल कर रहे हैं। करते करते थोड़ा नॉर्थ की तरफ आ गया और आज जिबूती देश से अपनी फ्लाइट है एक और नए देश की, और वो देश है सऊदी अरेबिया, एशिया में। और सऊदी अरेबिया में हम जाएंगे जेद्दा सिटी में जिबूती के एयरपोर्ट से। अभी से ठीक 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है 7:50 पे। और जिबूती देश में ना वीडियो रिकॉर्डिंग या घूमना बहुत ही ज्यादा ना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपने देखा कैसे अपना जो एक्सपीरियंस था काफी सही रहा। जिबूती देश की कैपिटल सिटी जिबूती सिटी है और इस होटल में जस्ट मैं रुका था। पीछे आप देख रहे हो अल हमुदिया मॉस्क, जो कि पूरे देश का सबसे पुराना मस्जिद है। 1897 में बना था, 125 साल से भी ज्यादा पुराना मस्जिद है। मेरे कमरे से सीधा इस मस्जिद का नजारा दिखता था, इसकी अजान वगैरह सब मेरे कमरे में सुनती थी क्लियरली। और इतना शानदार नजारा था, मैं तो कहूँगा पूरे देश में मेरे कमरे का जो नजारा था ना, उससे बढ़िया नजारा हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना होता है। पब्लिक में, मार्केट में आप ढंग से खुल के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर क्योंकि मेरे कमरे से इतना बढ़िया नजारा था, मैं कैमरा लगा देता था, दिन रात इसके नज़ारे चलते रहते थे। एनीवे, टैक्सी आ गई है होटल से, अब हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि समय अपने पास ज़्यादा नहीं है। होटल वाले बड़े स्वीट है यार, इन्होंने मेरे लिए सुबह सुबह चाय भी पैक करवा दी ताकि अपन जाए तो रास्ते में पीस के, और ताकि मुझे टैक्सी ना ढूंढनी पड़े। इन्होंने ऑलरेडी मेरे लिए टैक्सी तैयार कर दी। हालांकि मेरे पास करेंसी भी नहीं बची थी, मेरे को एटीएम जाना था, पैसे निकलवाने थे जिबूती फ्रैंक, और करेंसी मेरे पास थी नहीं। पर मैंने इनसे जब पूछा तो बोले हम ऑलरेडी आपके लिए टैक्सी बुला चुके हैं। भाई इन्होंने दे दिए पैसे और ना ही मेरे को पैसे देने दे रहे। बड़े सही है यार ये होटल वाले। मैंने इन्हें बताया ना कि मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी क्या टैक्सी मिल जाएगी, बोले चिंता ना करो, वो हमारी सिरदर्दी है। थैंक यू सो मच, आई विल कम बैक, थैंक्स, बाय। चलो भाई अलविदा कहते हैं अपने होटल को। सड़क कुछ दिख नहीं रही, लेकिन गाड़ी में देखो कितने स्टिकर लगा रखे हैं। डीजे, R4, मिराज, ऑटोमेटिक है गाड़ी। नीचे ये भी रख रखा है। अभी मैंने वक्त देखा 6:05 है और 7:50 की तो मेरी फ्लाइट है, तो जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। पर ज्यादा दूर नहीं है, हालांकि 6 ही किलोमीटर है। पर जिबूती इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन अफ्रीका। यहाँ पे आप लोग जानते हो मेरी पिछली वीडियोस के थ्रू कि अलग अलग देशों के मिलिट्री बेसिस है, यूएस का, स्पेन का, जापान का, चाइना का, इटली का। तो ना फॉरनर्स यहाँ पे काफी रहते हैं और उसी हिसाब से सारे प्राइसेस एडजस्ट हो रखे हैं। बहुत ज्यादा रेट है हर चीज के। जब मैं एयरपोर्ट से मेरे को शहर में आना था तो मैं कोशिश कर रहा था कि भी कोई एयरपोर्ट पिकअप कर दे कंपनी मेरे लिए, टूर कंपनी। तो मेरे को पैसे कोट किए जा रहे थे 6 किलोमीटर आने के एयरपोर्ट से यहाँ शहर तक के $60, यानी कि 12-13 मिनट के सफर के, 14 मिनट के सफर के मैक्सिमम दिन में 5,500 रुपए। लेकिन अगर आप शहर में कोई ऐसी लोकल टैक्सी लोगे तो ये लोकल टैक्सी आपको 1,500 से 2,000 जिबूती फ्रैंक में एयरपोर्ट ले जाएगी। और $1 में 177 के करीब जिबूती फ्रैंक होते हैं। अपने लिए कैलकुलेशन आसान होगी क्योंकि 1 भारतीय रुपए में 2 जिबूती फ्रैंक बने एग्जैक्टली अभी के रेट के हिसाब से। तो 1,500 से 2,000 जिबूती फ्रैंक में एयरपोर्ट चली जाती है गाड़ी, यानी कि 750 से 1,000 रुपए 6 किलोमीटर के, जो कि सस्ता है इस देश के बाकी प्राइसेस को देखे। तो आप लोग सोच रहे हो यार कितना महंगा है, 12-13 मिनट के सफर के 750 रुपए, 1,000 रुपए। पर इस देश में सारे रेट ऐसे ही है, हर चीज बहुत महंगी है। मेरे पास करेंसी भी खत्म हो गई थी। मतलब मैंने सोचा था कि भी पैसे खर्च ही नहीं होंगे थोड़े से दिन तो मैं यहाँ पे इस देश में, पर बार बार पैसे खत्म हो जा रहे। कभी मैं फिर एक्सचेंज करा रहा हूँ, कभी एटीएम से निकलवा रहा हूँ। बहुत महंगे प्राइसेस यार हर ही चीज के। इंटरनेट यहाँ ढंग से चलता नहीं, इंटरनेट भी बहुत महंगा है। और साथ ही साथ जिबूती देश को लीस्ट कैमरा फ्रेंडली कंट्री भी माना जाता है, क्योंकि ना यहाँ पे लोग बहुत चिढ़ जाते हैं फोन देखते ही। पर एनीवे, किसी तरह अपन ने सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया अपना मिशन, जिबूती देश में आने का, इधर घूमने का, इधर की हाइलाइट्स एक्सप्लोर करने का। हालांकि मैं काफी कम समय रुका, लेकिन जिबूती देश ही बहुत छोटा है। इसका एरिया है 23,200 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें अफ्रीका ट्रिप के हमारे, तो रवांडा और बुरुंडी से थोड़ा सा छोटा है। और एल सल्वाडोर या बेलीज की बात करें, जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिधर हम 2 साल पहले गए थे, उनसे देश थोड़ा सा बड़ा एरिया वाइज। लेकिन पॉपुलेशन यहाँ की कुछ भी नहीं है, 1.1 मिलियन के करीब है, यानी कि 11-11.5 लाख, जो कि अपने इंडिया के चंडीगढ़ शहर जितनी है। एंड जिबूती इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन अफ्रीका। और शायद मेनलैंड अफ्रीका पे तो सबसे कम पॉपुलेशन जिबूती की हो। 70% से ज्यादा पॉपुलेशन जिबूती सिटी में रहती है, जिबूती देश की। और बाहर तो लोग देखने को मिलते ही नहीं, दूर दूर तक मतलब एकदम डेजर्टेड से नज़ारे दिखते हैं। बाकी अब हम एयरपोर्ट के नज़दीक आ गए। अलग अलग देशों के यहाँ पे बेसिस आने लग जाएंगे। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बाहर तारे लगी हुई है, तो हाईली सिक्योर इलाका है ना। और वैसे भी रात का समय कुछ दिख भी नहीं रहा। फोन रखते हैं अपन अंदर, किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अब जाके चेक इन करेंगे। फ्लाइनास एयरलाइन से मैं फ्लाई करने वाला हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद वो एयरलाइन। 2 बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। एक तो कोविड में उन्होंने मेरी कोई फ्लाइट कैंसिल कर दी थी 2020 में। मेरे को लेबनान जाना था, मेरी लेबनान की फ्लाइट कैंसिल कर दी और उसके उन्होंने मेरे को क्रेडिट भी वापस नहीं दिया। और दूसरा एक्सपीरियंस था मेरा फ्लाइनास के साथ, जब मेरे को एक बार 2021 में लेबनान से निकलना था दुबई या कहीं जाना था।
तो वो भी फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई थी क्योंकि लेबनान में कुछ कर्फ्यू वगैरह लग गया और उसके भी उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो 2 बार मेरे पैसे खराब हो चुके हैं फ्लाइनास एयरलाइन के साथ। पर अब मैं दोबारा फ्लाइनास के साथ क्यों जा रहा हूँ या सऊदी अरेबिया क्यों जा रहा हूँ, तो कारण ये है कि मुझे जाना था जिबूती देश के पड़ोसी देश एरिट्रिया में, और एरिट्रिया और जिबूती की लैंड बॉर्डर क्लोज्ड है। हालांकि पड़ोसी देश है, फिर भी मेरे को इतना घूम के जाना पड़ेगा। पहले यहाँ से मैं जाऊंगा सऊदी अरेबिया कुछ दिन रुक के वहां से फिर मैं फ्लाइट लेके जाऊंगा एरिट्रिया, क्योंकि एरिट्रिया देश में सिर्फ 5 ही एयरलाइन जाती है एज ऑफ नाउ, शायद टर्किश, फ्लाइनास, इजिप्ट एयर और 2 और एयरलाइन थी। एनीवे एयरपोर्ट आ गया। दिस इज अमेरिका फ्लैग। नाइस, शीशा ही नहीं है गाड़ी का। चलो चलते हैं एयरपोर्ट में। अभी भी इसने मेरा फोन अंदर रखवा दिया था, वैसे बोला वीडियो ना बनाओ। माँ चल अब तो तुम्हारा देश छोड़ ही रहा हूँ, आखिरी 5 मिनट की रिस्क है। हालांकि एयरपोर्ट शानदार है इनका, पर इनसे ना गंदगी से भरा देश भी नहीं देखा मैंने। कहीं डस्टबिन नहीं दिखता और हर जगह प्लास्टिक गंदगी इतनी ज़्यादा है। अब यहाँ भी मेरे को कोई डस्टबिन नहीं दिख रहा, इतना साफ एयरपोर्ट है जबकि फिर भी। दोस्तों वक्त हो गया 6:10, 7:50 की तो मेरी फ्लाइट है। चलो भाई एम्बार्कमेंट पे चलते हैं। 6:13, 6:14 हो गए, लाइन में ही है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी लाइन है, किस में क्या लगना है। ये खुद कंफ्यूज है शायद एयरलाइन वाले। 6:20 हो गए और अब मैं इनसे बस लड़ने वाला हूँ। कोई भी लाइन तोड़ के घुसे जा रहे हैं और ये घुसा रहे हैं। सिस्टम ही नहीं काम कर रहे इनके आधे। तो हो गया पर शायद अब बोर्डिंग पास मिल गया। पहले तो सीट उसने दूसरी दी थी, मैं बोला विंडो वाली सीट है तो दे दो, तो उसने बोर्डिंग पास फाड़ दिया और नया बोर्डिंग पास निकाल के दे दिया विंडो सीट के साथ। ठीक थी, चलो लड़की दो। आ गया भाई, बैठ गया बोर्डिंग गेट पे। सिक्योरिटी इमिग्रेशन में कोई टाइम नहीं लगा, जल्दी हो गई। बस इमिग्रेशन वाले ये बोल रहे थे कि तुम तो भी आए थे और अभी निकल रहे हो इतने से दिन में। मैं बोला हाँ। बोले क्यों आए थे? मैं बोला घूमने। बोले हैं? मतलब इमिग्रेशन वालों को यकीन नहीं होता कि हमारे देश में कोई घूमने आया है, क्योंकि जिबूती में कोई आता ही नहीं घूमने। फिर मैं बोला हाँ बस घूमने ही आया था। बोले कि भैया अब कहाँ जा रहे हो? मैं बोला जिद्दा जा रहा हूँ, सऊदी अरेबिया। बोले वहाँ क्यों जा रहे हो? मैं बोला क्योंकि मुझे एरिट्रिया जाना था और तुम्हारे पड़ोसी देश एरिट्रिया की कोई फ्लाइट नहीं थी, ना मैं बॉर्डर से जा सकता था। बोले हाँ ये बात भी है। बोले वहाँ का वीज़ा? मैं बोला वीज़ा ऑन अराइवल है मेरे पास, अमेरिकन वीज़ा है। पर उन्होंने चेक नहीं करा। एयरलाइन वालों ने फिर भी देखा था, बोले कि सऊदी का वीज़ा दिखाओ। मैंने दिखा दिया अपना पुराना अमेरिकन वीज़ा। अगर आपके पास कोई भी वैलिड यूके, यूएस या शेंगन वीज़ा है ना जो आपने यूज़ कर रखा हो, उसके बेसिस पे आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो सऊदी अरेबिया में एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। तो बस ये बात हुई थी, बाकी टाइम नहीं लगा ना सिक्योरिटी पे ना इमिग्रेशन पे, बस एयरलाइन के चेक इन में ही लगा था जो भी लगा था। बढ़िया बात क्या थी कि कहीं भी पैसे नहीं मांगे मेरे से। आमतौर पे अफ्रीका में जनरली पैसे मांगते, एयरपोर्ट्स तक भी, मतलब बहुत करप्शन होती है, पर इस एयरपोर्ट पे नहीं थी, जो कि मुझे अच्छी चीज़ लगी। मतलब मांगते तो है ही एयरपोर्ट पे, फिर आप दो ना दो, उनसे बहस करो, रिक्वेस्ट करो, वो आगे की बात है, पर इधर किसी ने मांगी ही नहीं मोस्टली कंट्रीज में। जबकि एयरपोर्ट तक नहीं छोड़ते थे ये पुलिस वाले और इमिग्रेशन वाले, सरकारी जितने भी अफसर होते हैं। पर इधर एयरपोर्ट पे कुछ भी ऐसा नहीं था, जो कि अच्छी बात थी। एक और कमाल की चीज़ है जो आपको ज़्यादातर सिर्फ अफ्रीकन एयरपोर्ट्स पे देखने को मिलेगी कि पानी ले जाने देते हैं। पानी की बोतल लिक्विड 100 ml से ज़्यादा पानी है तो आपको रोकेंगे ही नहीं, आप सीधा फ्लाइट में लेके चले जाओ। और कई एयरपोर्ट्स पे होता है अफ्रीका में। लो भाई हो गई है बोर्डिंग स्टार्ट, चलते हैं बैठते हैं फ्लाइट में। वक्त हो गया 7:20, 7:50 की फ़्लाइट है। फ्लाइट तो फ्लाइनास की, लेकिन हर जगह एयर जिबूती लिख रखा है। एयर जिबूती की बोर्ड और सारे ये ट्रक लगा रखे हैं। ये है मेरी खिड़की वाली, आज भी कोई बैठा है। लो भाई आ गए हैं अपनी खिड़की वाली सीट पे। हर बारी कोई ना कोई सीट लिया ही मिलता है। पहले तो मैं खुद ही हटा दिया करता, लेकिन जब से वो इथोपियन एयरलाइन वाला एक्सपीरियंस हुआ, मैं सीधा स्टाफ को बुला के लाता हूँ, उन्हें बोलता हूँ कि देखो रे मेरी सीट यही है क्या। फिर वो अगले का बोर्डिंग पास मांगते हैं, फिर उन्हें हटाते हैं, मुझे बिठाते हैं। सीट इनकी सही है यार, फिर भी मतलब इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हो लेग स्पेस है नहीं, पर लेग्स भी तो बड़े, क्या करें। पर पतली सी सीट है, पहली बार बैठा हूँ मैं। हालांकि 3 बार मैंने इनके साथ फ्लाइट बुक करी है लाइफ में, फ्लाइनास के साथ बैठा पहली बार हुई इसमें। आज तो इन्होंने बिठा ही लिया, पिछली बारी तो दोनों बार कैंसिल हुई थी इनकी फ़्लाइट, और मुझे लग रहा था कुछ नहीं पता अब भी कैंसिल हो सकती है, पर हुई नहीं। चलो बैठ गए। मेरे इस अफ्रीकन ट्रिप पे मुझे सबसे ज़्यादा डर था जिबूती में वीडियो बनाने में, साउथ सुडान देश में, और तीसरा है एरिट्रिया में। बाकी सारे देश तो अभी तक हमने कर लिए, और जो मुश्किल थे इस ट्रिप के, हर जगह सक्सेसफुली अपन घूम भी लिए और वीडियो भी बना ली। अब जेद्दा में तो आसान होएगा, सऊदी अरेबिया में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद हम जाएंगे एरिट्रिया, वहाँ परेशानी हो सकती है, देखेंगे जो भी होएगा।
टाइम से ही लैंड करा दिया। जिबूती और सऊदी अरेबिया का टाइम सेम है। सुबह 7:50 पे उड़ी थी, 10:15 पे लैंड होना था, पर ये तो 9:50 पे ही होगी लैंड। टाइम से ही पहुंचा दिया। उड़ भी टाइम से गई थी पर टाइम से पहले उतार दी। हालांकि प्लेन अभी रनवे पे ही है। मैंने ऊपर यहाँ से भी लगेज स्टोरेज में मेरा बैग रखा था, तो पिछली सीट पे जो बैठे जनाब उनको मदद चाहिए, उन्हें दिख नहीं रहा था। बोल रहे थे मेरे फ़ोन में से सिम निकाल दो प्लीज़। मैं बोला हाँ रुको मदद करता हूँ। तो मैंने जल्दी से स्टोरेज खोल के बैग में से पिन निकालने के लिए वो पाउच सा निकाल लिया। फ्लाइट में जितने भी लोग थे सब खड़े हो गए, अपने अपने बैग खोलने लग गए और बेल्ट खोल के बैग लेके जैसे कि पहुँच गए उतरो जल्दी, ये भी अपना बैग उतार रहे हैं, हम भी उतार लेते हैं। पूरी फ्लाइट खड़ी होगी। फिर स्टाफ आए, इन्होंने बिठाया सबको। लो भाई पहुँच गए फाइनली, अब उतार लो आराम से बैग अपने। बाहर खड़ी है एक एयरलाइन की फ़्लाइट सऊदी। पासपोर्ट निकाल लिए मैंने सारे, 3 है फ़िलहाल मेरे पास, यूँ तो 4 है, चौथा इंडिया पड़ा है। ये येलो फीवर वैक्सीन, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे सऊदी में, अफ्रीका में पड़ रही थी जगह जगह। जिबूती में नहीं मांगा पर ये। और तीनों पासपोर्ट इसलिए क्योंकि सबसे पुराने वाले पे है मेरा अमेरिकन वीज़ा। ये भर गया ना तो इससे जो नेक्स्ट पासपोर्ट था इस पे मेरा इस पासपोर्ट का नंबर लिखा है, लेकिन करंट पासपोर्ट मेरा ये है। करंट पे सबसे पुराने का नंबर नहीं लिखा, करंट पे इससे पिछले का नंबर लिखा है, और इससे पिछले पे उससे पिछले गाने की सबसे पुराने का जिस पे अमेरिकन वीज़ा है उसका नंबर लिखा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर ये इसलिए तीनों दिखाने पड़ेंगे मुझे। लो भाइयों, स्वागत है मेरा कंट्री नंबर 115वीं सऊदी अरेबिया। अरे अभी साथ से ट्रेन भी गई, इनके टर्मिनल्स के बीच में ट्रेन चलती है शायद। ये देखो ट्रैक्स बने हुए। हम सऊदी अरेबिया जो कि लार्जेस्ट कंट्री है मिडिल ईस्ट की, उसकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी में आ गया जेद्दा में। और इतना चला रहे हैं, मुझे लग रहा है जो इनकी लार्जेस्ट सिटी है रियाद तक, वहाँ तक पैदल जाना है, फिर वहाँ से बाहर निकलना है। चलो चल के वीज़ा ले लेते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल ले लिया, लेकिन अरबी में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आने लग रहा कितनी ड्यूरेशन का है, क्या कुछ है। 1-2 लोगों से पूछने की कोशिश करी तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, समझा नहीं पाए वो। अभी एक बार बैग ले ले फिर बताता हूँ आपको। ये रहा झंडा इनका सऊदी अरेबिया का, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA का। और ये रही अपनी बैगेज बेल्ट, 8 नंबर पे आना है अपना बैग। दिख तो नहीं रहा अभी, पर देखो ये चीज़ मस्त है रे। हाउ वुड यू रेट द बैगेज डिलीवरी एट कराउजल 8 टुडे। मतलब आप इधर रिव्यू डाल सकते हो कि भी कैसा है आपका बैग, ठीक से डिलीवरी मिलेगा, टूट फूट तो नहीं हुई। और इधर QR कोड लगा रखा है, बढ़िया चीज़ है यार। आ जा मित्र, वेलकम। एयरपोर्ट तो बना दिया इतना बड़ा, पर कहीं बैठने की जगह है ही नहीं। जगह जगह लिख दिया हमारे लिए वोट करो बेस्ट एयरपोर्ट है, पर बैठने की जगह तो लगा दो कहीं कुर्सी वुर्सी। कहाँ बैठे अब, कहीं है ही नहीं जगह, बैग पे ही बैठते हैं। जेद्दा जो शहर है इसे गेटवे टू मैक्का भी बोला जाता है, इसलिए इतने सारे लोग आए हुए ऐसे मैक्का जाने के लिए उन्हीं कपड़ों में। जेद्दा लोग आते हैं मोस्टली, फिर यहाँ से मैक्का के लिए निकल जाते हैं। ये देखो औरतों का बीड़ी पीने का कमरा। एयरपोर्ट पे तो जगह है नहीं बैठने की, स्टारबक्स में ही कुछ ऑर्डर करके बैठ जाते हैं। अपने को पीनी थी चाय, और स्टारबक्स पे भी नहीं थी चाय टी लाटे, तो मैं बाहर ही आ गया। एक बार ATM से पैसे निकलवा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी कहानी क्या हुई इमिग्रेशन पे, कैसे वीज़ा लिया, कितने का लिया। इनकी करेंसी है बाकी सऊदी अरेबिया रियाल। एक अमेरिकन डॉलर में है 3.75 सऊदी रियाल, और 1 सऊदी रियाल यानी कि SR में है अपने भारतीय 23 रुपये। तो अपने एक बार इंडिया के 10,000 रुपये के करीब निकलवा लेते हैं, 500 रियाल निकलवा लेते हैं एक बार लोकल करेंसी। कितनी भाषा है, हिंदी भी है, कमाल की बात है। टर्किश, हिंदी, इंडोनेशियन, फ्रेंच, अरेबिक। अपन 5,000 तो कितने बहुत ज़्यादा हो गए, 500 ही निकलवा लेते हैं ना एक बार, बस इमरजेंसी के लिए। ये आ गया अपना कैश। ऐसी है भाई इनकी करेंसी, इनकी रॉयल फैमिली के लीडर की फ़ोटो है जिस पे। और अपने पास आ गया भाई कितने कितने के नोट। अच्छा चलो इंग्लिश में लिख रखा है, 100 का ही है। ये कितने का है, ये 50 का है। भाई यहाँ एयरपोर्ट पे तो आराम से बात कर ही नहीं सकते, कहीं जगह ही नहीं है। ट्रेन से वैसे इधर ट्रेन से चले या टैक्सी ही करा ले, ज़्यादा दूर नहीं जाना वैसे अपने को। वो कहाँ की है, अरे तो मक्का मदीना की ट्रेन जा रही है इनसे सीधा एयरपोर्ट से। तभी ये सारे लोग कपड़े पहन के आए हुए हैं मक्का वाले। ये देखो मोस्टली लोग ईरम के कपड़े पहन रखे, वाइट वाले जो कपड़े हैं। एयरपोर्ट पर सभी लोग ये पहन के उतरे फ्लाइट से, इनफैक्ट मेरी फ्लाइट में भी थे। और उतरते ही सीधा ट्रेन लेके चले जाएंगे मक्का। ईस्ट कार पार्क की तरफ जाने लग रहा हूँ मैं, ऊबर कराई है मैंने,
उधर ही है पिकअप एरिया मेरे ख्याल, वेस्ट उधर है, ईस्ट इधर है। बाहर आगे पार्किंग, ऊबर तो मेरी आ गई है हालांकि बाहर, मैं लेकिन रास्ता ढूंढ रहा हूँ बाहर निकलने का। वो रहा पिकअप एरिया, यही है शायद। बाहर भी आगे 9724 अपनी गाड़ी तो दिख नहीं रही, वाइट मित्सुबिशी मोंटेरो है 9724। क्या यही है वो गाड़ी जिसमें अपने को जाना है? नहीं, ये तो कोई और है। अगली वाली सफ़ेद गाड़ी ये है, हाँ यही है रे। शुक्रान, चलो भाई बैठते हैं। दोस्तों अपन बाहर निकल के आ गए एयरपोर्ट से, बैठ के फाइनली गाड़ी में और शहर की तरफ जाने लग रहे हैं। हालांकि 13 किलोमीटर है शायद, लेकिन गूगल मैप्स से दिखा रहे सिर्फ 14 मिनट की ड्राइव है। इसका मतलब हाईवे काफ़ी बढ़िया होने वाले हैं, सड़क काफ़ी अच्छी होने वाली है। अब मैं आप लोगों को एयरपोर्ट पे बता दूं हुआ क्या था। जैसे ही मैं आया तो अगर आपके पास, मैंने आपको बताया, इंडियन पासपोर्ट है और वैलिड यूके शेंगन या अमेरिकन वीज़ा है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। एक अलग से टूरिस्ट लॉन्ज बना हुआ था आती बैगेज बेल्ट से पहले, इमिग्रेशन से तो तुरंत पहले। तो टूरिस्ट लॉन्ज में जाना था। टूरिस्ट लॉन्ज में मैं गया, वहाँ पे खूब सारे काउंटर्स थे, सारे काउंटर्स खाली पड़े थे। कुछ औरतें थी जो वो वीज़ा ऑन अराइवल इशू करने लग रही थी, इनकी ऑफिसर्स ही। तो उस पे से एक काउंटर में बैठता हूँ, मैं उनसे वीज़ा फीस पूछता हूँ तो वो मुझे बताती है 395 सऊदी रियाल, जो कि यूएस डॉलर में शायद 105 110 कुछ रुपए पड़ेंगे, और अपने भारतीय रुपए देखा जाए तो 10,000 से थोड़े कम, 9,000 कुछ होंगे। 395 सऊदी रियाल देके आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। मैंने वो पेमेंट करने के लिए डॉलर्स निकाले, बोले नहीं सिर्फ कार्ड से होगी पेमेंट। फिर मैंने कार्ड से पेमेंट करी, जो कि और भी बेहतर था, डॉलर्स अपने वेस्ट नहीं हुए, और तुरंत उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्टैंप कर दिया। अब वो स्टैंप ही दिया उन्होंने, एक अलग से वीज़ा नहीं चिपकाया, कोई पेपर वीज़ा वगैरह कुछ नहीं, एक स्टैंप मारी और उस पर अरबी में कुछ लिखा है जो मेरे समझ में नहीं आया। वही वीज़ा है और उसकी शायद 1 साल की ड्यूरेशन है, हालांकि काफ़ी महंगा है, पर उसमें मैं दोबारा भी आ जा सकता हूँ। तो वीज़ा उन्होंने लगा दी। उसके बाद मुझे अलग से इमिग्रेशन की लाइन में ही लगना पड़ा, वहीं पे सारा काम हो गया। उसी ने वो स्टैंप मारी, उसकी वैलिडिटी लिखी और बोली अब आप जाओ। पासपोर्ट लेके फिर मैं बस बाहर आ गया बैगेज बेल्ट पे आपने देखा ही, बैग उठा के अपन बाहर निकल लिए। कुछ भी टाइम नहीं लगा एयरपोर्ट पे, काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट था, काफ़ी अच्छे सारा मैनेज था। और इन देशों की यार, मतलब खासकर जहाँ पे एक ही फैमिली का राज होता है, एक ही फैमिली का रूल होता है, इस तरह के जो भी देश है, मतलब ना, इन देशों में आपको क्राइम नहीं मिलेगा, साफ सफाई बहुत मिलेगी और डेवलपमेंट भी दिखेगी। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के है, पर इन देशों की ये चीज़ें बढ़िया होती है। कहीं भी कोई आपके साथ चोरी चकारी नहीं होगी। और मतलब सड़कें देखो यार, क्या शानदार सड़कें बना रखी इन्होंने, सऊदी वालों ने भी। जेद्दा जो है वो इनकी मेन पोर्ट सिटी भी है सऊदी अरेबिया की, क्योंकि रेड सी में जो इनका पोर्ट पड़ता है, मेन पोर्ट सऊदी का, वो जेद्दा में ही है। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको बताया, गेटवे टू द मैक्का, जो भी लोग आते हैं मैक्का, जो इनकी काफ़ी होली साइट है मुस्लिम्स की, वो घूमने के लिए आते हैं, वो जेद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं और सीधा एयरपोर्ट से, आपने देखा ट्रेन से यहीं से बैठ के सीधा लोग पहुंच जाते हैं मैक्का में हज के लिए। अपार्टमेंट मैंने यहाँ पे एक बुक करा लिया। और जेद्दा शहर की अगर हम बात करें तो इनका जो एक्चुअल मेन सिटी का स्टेशन कह सकते हैं वो है अल सुलेमानिया स्टेशन। वो तो इनका मेन स्टेशन वाला एरिया है, जिधर से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी मैक्का जाने के लिए या फिर और जगह जाने के लिए। लेकिन जितनी भी मेन चीज़ है ना जेद्दा की, वो पोर्ट की तरफ है थोड़ा, जहाँ तक मैंने अभी तक ऑनलाइन रिसर्च करके जाना है। मैं हो सकता है थोड़ा गलत भी हूँ, जितना ज़्यादा अपन शहर को घूमेंगे उतना ज़्यादा इधर के बारे में पता चलेगा। पर एयरपोर्ट जैसे इनका थोड़ा ऊपर है, और एयरपोर्ट के नज़दीक ही पोर्ट वाली साइड, यहाँ पे इनके कॉर्निश वगैरह और जो मेन मॉल्स, महंगे इलाके, वो सब इधर है। फिर नीचे अगर आप देखोगे तो है अल बलद। अल बलद है एक तरह से इनका ओल्ड टाउन, शायद से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी अल बलद। और मतलब रियल आपको सऊदी अरेबिया का कल्चर और इनके सूक्स वगैरह बाजार फील करने हो तो आप अल बलद में रुक सकते हो। मेन स्टेशन के पास रुकना है तो अल सुलेमानिया के पास रुक सकते हो। पर मैं हर चीज़ का थोड़ा बैलेंस सा चाहता था कि भी मेन स्टेशन भी ज़्यादा दूर ना हो, अल बलद भी ज़्यादा दूर ना हो, एयरपोर्ट भी ज़्यादा दूर ना हो, और जो बाकी एरियाज है सिटी सेंटर के आसपास के जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा दूर ना हो। टैक्सीज चलती है, कनेक्टिविटी यहाँ पे आसान है। तो मैंने इसी तरह का कोई अपार्टमेंट करा लिया इन सब एरियाज के बीच में। वाइटल हाउस अपार्टमेंट्स करके नाम है, और शायद अल फैसलिया उस नेबरहुड का नाम है जिधर मैं रुकने वाला हूँ। बाकी सिम कार्ड की अपने को जरूरत नहीं पड़ी एयरपोर्ट से लेने की, क्योंकि ई सिम मिल गया था एक ऐप के थ्रू। जिबूती देश में हालांकि ई सिम नहीं मिलने लग रहा था, तो सिम कार्ड के लिए अपने को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। बाकी बिल्कुल ऐसा लगा हुआ इधर भी कि येलो फिल्टर लगाओ, मानो पूरे शहर पे है ना, हर चीज़ येलो येलो ऑफ वाइट सी दिखने लग रही है। दुबई में भी कई बार लगता है ऐसा। और ऊपर जब मैं फ़्लाइट से देख रहा था तब भी ऐसे से ही कलर्स दिख रहे थे। कुछ तो इधर है ही इतना रेगिस्तान, और ऊपर से इन बिल्डिंग्स के कलर्स भी ऐसे ही है, मिट्टी वाले, तो हर चीज़ येलो येलो ऑफ वाइट सी दिखती है। ऊबर की कीमत दिखाई थी बाकी 700 कुछ सऊदी रियाल, जो कि अपने भारतीय शायद 1600 रुपये बनते हैं। हालांकि थोड़े ज़्यादा ही है, पर मेरे ख्याल से एयरपोर्ट से अगर आई इसलिए थोड़ी सी महंगी है। पर बाकी जगह मेरे को नहीं लगता कि भी इतनी महंगी होएगी टैक्सी, अगर अपने को शहर में इधर उधर जाना हो तो। शुक्रान। मेरे ख्याल से यही है। एक तो ना इस एरिया का नाम, सॉरी अपार्टमेंट्स का नाम
वैसे तो इंग्लिश में था जब मैंने बुक कराया, पर गूगल मैप्स पे अरबी में लिखा रहा है हर जगह, तो ये लोकेट करना इतना मुश्किल हो गया था, वो अरबी वाला टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ा ऊबर में भी गूगल मैप्स में भी। चलो यार, है तो बोरिंग सा एरिया आसपास, कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अभी भी कैंसिल हो सकता है वैसे, मैं तो सोच रहा हूँ कहीं और करा लूँ क्या। देखना इधर तो कुछ है ही नहीं आसपास, गाड़ियाँ खड़ी है हुंडई और ये गाड़ियों के दुकानें हैं, हर जगह टैक्सी लेके ही जाना पड़ेगा। मैंने अभी ध्यान दिया, मैंने जो एयरपोर्ट से ऊबर कराई थी ना, वो मैंने ऊबर सेवर नहीं कंफर्ट करा रखी थी, वो महंगे वाली करा ली थी मैंने गलती से, तभी 1600 रुपये लग गए। नहीं तो 40-45 सऊदी रियाल में आया जा सकता है, एयरपोर्ट से आए या फिर यहाँ से एयरपोर्ट, मतलब वही अपने कितने 900-1000 रुपये हो गए, ऑलमोस्ट डबल पैसे पे कर दिए मैंने। यहाँ से अब अलवलद दिखा रहे हो ऊबर में 20-25 रियाल, यानी कि 400-450 रुपये में टैक्सी लेके मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। अब अपने ऊपर है यार, आ गए, चलो देख ही लेते हैं, रुक जाते हैं। लो भाई, ले ही लिया अपन ने कमरा। पहले तो दिखा के लाए, मैं बोला दिखा दो एक बार, फिर ठीक सा था। ठीक तो क्या यार, ये पूरे कंक्रीट के जंगल ही हो रहे हैं ये देश भी, यूएई और सऊदी वाउदी, इतनी इतनी बिल्डिंग्स बना दी बड़ी बड़ी, वैसे ही अकेलापन सा महसूस होता है इधर। ये है अपना कमरा। कमरा तो क्या है, ये है कमरा नहीं है, घर है पूरा। पहले ही मैं अकेला घूमता हूँ, बड़ी ना मेरे साथ फैमिली आ रखी। ये इतना बड़ा ड्राइंग रूम, ठीक है, ये इधर पाउडर रूम होगा शायद, हाँ। ये डाइनिंग एरिया दे दिया, ये किचन दे दी, ठीक है। मेरे को तो इतनी जगह बहुत है, बस इतने में सुला दो, बात खत्म। एक ये बेडरूम, ठीक है, कोई नहीं, एक और दे दिया, एक और बेडरूम, बोलते हम आपको फ्री में अपग्रेड कर रहे हैं, एक कमरा फालतू। मैं मन में सोच रहा था एक ही कमरा फालतू है मेरे लिए, उसके बाद भी तुम एक और कमरा दे रहे हो, इससे बढ़िया पैसे आधे कर दो, कमरा डबल करने की बजाय। बालकनी वगैरह तो नहीं है, बस ये खिड़की है तो घुटन वाला ही सिस्टम, इतने इतने पैसे दिए बाद भी। वैसे खिड़की का शीशा हटाते ही बाहर ये कबूतरों की बीट की बदबू आने लग रही है। एनीवे, इसके मैंने पैसे दिए 3 रातों के 17,000 कुछ है, ऑलमोस्ट 6,000 रुपये मान लो एक रात के, 3 रातों के लेकर आए अभी, बस ठीक है, अब जैसा भी है। दोस्तों वक्त हो गया रात के 11:30। अब आप लोग सोच रहे हो हैं बीच के 12 घंटे कहाँ गए, वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भाई इन देशों की ना यही समस्या है, समस्या कह लो या फिर इसे प्रिविलेज कह लो, स्पेशली मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हो गए खास करके, रात को चीज़ें ज़्यादा खुलती है, दिन में चीज़ें बंद मिलती है। दुबई में भी कुछ ऐसा हाल था, इनफैक्ट इजिप्ट में भी रात को 3-3 बजे तक मार्केट्स लगी होती थी, लेबनान में भी ऐसा ही हाल था, और यहाँ सऊदी अरेबिया में भी ऐसा ही हाल है। अब जब मैं आया अपने अपार्टमेंट में, मैंने चेक इन करा, सुबह के 11-11:30 बजे थे, और मैं इतना खुश था कि वाह, सुबह 5 बजे उठ के मैंने फ्लाइट भी ले ली, नए देश में पहुंच गया, अब मेरे पास पूरा दिन है देश को एक्सप्लोर करने के लिए। अब था तो मैं इसी उम्मीद में कि पूरी दोपहर है, पूरी शाम है मेरे पास, आराम से जेद्दा शहर को घूमूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। बताता हूँ एक बार, रात के समय भी 12 बजने वाले हैं, मेरे लिए रोड क्रॉस करना मुश्किल हो रखा है, भीड़ देख लो आप, भाग लो भाग लो भाग लो, ये नहीं जाने देंगे। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोग जानते हो कि मुझे ना मिडिल ईस्टर्न खाना बहुत पसंद है, आमतौर पे हमस, शौरमा और इनकी मिठाइयाँ भी, कुनाफा वगैरह, बकलवा मुझे काफ़ी पसंद है। देख लो इस समय भी ये दुकानें वगैरह सब खुली है। यही सोचा मैंने कि भी इस देश में है तो बढ़िया कुछ खाना खाता हूँ अपनी पसंद का, टर्किश खाना या फिर लेवेंट रीजन का खाना, लेबनीज खाना, ये सब इन देशों में मिलता है आराम से और मुझे पसंद भी है। आके जब मैंने रेस्टोरेंट्स देखने शुरू करे, भाई इस टाइम में किधर जा सकता हूँ, तो सब बंद दिखा रहा है, मतलब दिखा रहे कि 3:30 बजे दोपहर के रेस्टोरेंट खुलेंगे। मेरा कुनाफा खाने का मन था, इनकी जो मिठाई होती है कुनाफे की, यहाँ पे कुछ थी बढ़िया दुकानें, दिखा रहे 3 बजे खुलेंगी, 2:30 बजे खुलेंगी, 4 बजे खुलेंगी, कुछ खुला ही नहीं था। फिर मैंने सोचा भाई चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे जिम भी जाना है, बाल भी कटवाने हैं, तो मैं इतने जाके ना बाल कटवा आता हूँ। कोई नाई खुला नहीं दिखा रहा आसपास मतलब मोस्टली बिजनेसेस तो ऐसे थे जो सुबह से अभी तक खुले ही नहीं थे, और कुछ बिजनेसेस ऐसे थे कि दोपहर के टाइम बंद हो गए थे और दोपहर बाद दोबारा से खुलने हैं वो। और ना इन देशों में क्या होता है कि लेट रात तक ना चीजें ज्यादा खुली रहती है इंस्टेड ऑफ अर्ली मॉर्निंग। मतलब यूं मान लो कि आपको सुबह 10 बजे जितनी दुकानें खुली मिलेंगी ना, उससे ज्यादा रात के 10 बजे आपको खुली मिल जाएंगी। और मैंने जब पहली बार ये चीज एक्सपीरियंस करी थी, इजिप्ट में करी थी, सुबह 5-5, 6-6 बजे तक लोग बाहर बैठे हैं, जवान लड़के घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, बाहर बैठे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, और सुबह 10-11 बजे से पहले कुछ खुलता ही नहीं है। तो मैं उस टाइम ये सोचता था यार क्या जिंदगी है कमाल की। मेरी भी आदत वही होती थी, लेट सोना,
दिन भर लेट उठना, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी ऐसी जगह। वाह यार, सारी सारी रात सारी चीजें खुली रहती है। अब लेकिन पिछले कुछ टाइम से मेरा रूटीन काफी बड़े इंसानों वाला हो गया, काफी मैच्योर हो गया हूँ मैं पार्टी वार्टी नहीं करता, मैं पीता नहीं, दारू पीनी मैंने बंद कर दी बिल्कुल ही। टाइम से सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, अर्ली मॉर्निंग 5, 6, 7 बजे, डिपेंडिंग अपॉन मैं किस टाइम जोन में हूँ। और इसी वजह से लेकिन अब जब मैंने अपने आप को इस हिसाब से ढाल लिया कि भी टाइम से सारे काम करो, टाइम से सो जाओ, सुबह उठ के पूरा दिन यूटिलाइज करो और अच्छा खाना खा के अपना सो जाओ टाइम से। अब मेरे को इस जगह बहुत चैलेंजिंग लग रही है यार। मतलब मेरे को पूरी दोपहर इंतजार करना पड़ा क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं था मेरे पास। 11:30 बजे करीब मैं अपार्टमेंट में आ गया था, सब कुछ तैयार था। अब मेरे को यूं देखना था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मोस्टली चीजें जो मेरे को करनी थी वो बंद दिखा रहा था, वहां मैं जा नहीं सकता था। और इसी वजह से फिर मजबूरन मैं सो गया थोड़ी देर। उठा तो फिर 5-6 बज गए, ट्रैफिक का टाइम हो गया, जाम दिखा रहा था आसपास सारी जगह। और अब मजबूरन मुझे खाना भी ऑर्डर करना पड़ा। फिर शाम को खाना घर पे आया, खाना मैंने खाया और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो रात को ही निकलेंगे। जिम्स के टाइम देख रहा था तो जिम दिखा रहा रात को खुले है। मतलब मोस्टली चीजें दोपहर के टाइम बंद थी जब मैं वो चीजें करना चाह रहा था, जो कि दूसरे देशों के, मतलब आम देशों के बिल्कुल ऑपोजिट है। और अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से, तो वहां के लोग तो सोचेंगे पागल है गए लोग, क्या जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि यूरोप के कई देशों में और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो ऐसा हाल था, शाम के 3, 4, 5 बजे मैक्सिमम सब कुछ बंद हो लेता था। मतलब दोपहर के 2 बजे ही बंद हो लेता था। और यहाँ पे खुलती है चीजें 3 बजे, 3:30 बजे। कमाल है यार। मतलब आप ये देखो, सामने भीड़ देखो और अंदाजा लगाओ कि क्या टाइम हो रहा है यार रात के। वो देखो, मतलब कितनी गाड़ियां रुकी हुई खड़ी है इस टाइम भी ट्रैफिक की वजह से रात के समय। हालांकि रात को चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नहीं है ये शहर। देखो कहीं भी पेडेस्ट्रियंस के लिए नहीं लगा रखी क्रॉसिंग्स वगैरह। मैं इकलौता ही इंसान हूँ जो सड़क पे सैर करने लग रहा है इस टाइम। भीड़ पूरी है लेकिन गाड़ियों की है, लोग गाड़ियों में ही निकलते हैं बाहर। तेल इतना सस्ता है यार, और सारी चीज़ें दूर दूर है, डेजर्टेड सा है देश। इधर तो है चलो अपने लिए जेब्रा क्रॉसिंग हरी हो रखी है। अब रोड की उस तरफ तो लगा रखी है इन्होंने पेडेस्ट्रियंस के लिए लाइट, लेकिन वहाँ तक कैसे जाए, उससे पहले कोई लाइट ही नहीं है क्रॉस करने के लिए। और जबकि सामने से भी गाड़ी आ रही है, अभी उनकी रेड हो रखी है हालांकि, और ये भी गाड़ी है यू टर्न लेने ही लग रही है। थोड़ा चैलेंजिंग सा है। देखना यार कितना बिजी इंटरसेक्शन है रात के 12 बजे। और ये तो शहर के ना बीचों बीच है, ना कोई मेन स्टेशन है आसपास, कुछ भी नहीं है, हर चीज से दूर है एकदम। फिर भी अब उधर अपनी हरी होगी, रुक गई है सारी गाड़ी, अब रुकने लगेंगी। और दोस्तों एक और मेरे को ना कंट्रास्ट वाली चीज बहुत ज्यादा ये लग रही है कि इससे पहले थे अपन अफ्रीका में, जिधर अंधेरा होती है अपन बाहर भी नहीं निकल सकते। मतलब निकल सकते हैं पर अवॉइड करना चाहिए, कहते हैं नहीं जाना चाहिए बिल्कुल बाहर। हालांकि मैं चलो फिर भी निकल जाता था, पर जनरल रूल यही है मोस्टली देशों में अफ्रीका में, अंधेरा होने बाद अगर आप फॉरेनर हो, टूरिस्ट हो, उधर रहते नहीं हो, बाहर मत निकलो। और यहाँ पे मतलब दिन में ना निकलो क्योंकि दिन में कुछ करने के लिए ही नहीं है। आमतौर पर इन देशों में गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो दिन के टाइम लोग सिएस्ता लेते हैं, अपना सोते हैं, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। और दूसरा पता नहीं इनका कल्चर ही है देर रात तक जागना और देर रात तक बिजनेसेस खुले रहते हैं। तो एक ये चीज़ मेरे को बहुत अजीब लग रही है कि भी अफ्रीका में जहाँ अंधेरा होती, मैं सोचता था ठीक है पूरा दिन जल्दी निपटाओ, वीडियो भी आगे और नहीं बनानी, अपने काम निपटाओ, जल्दी से जिम जाओ, एक्सरसाइज करके दिन खत्म करो जल्दी जल्दी। यहाँ मुझे इंतजार करना पड़ रहा है कि भी अंधेरा हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है, इन देशों में आप रात के समय घूम सकते हो केयर फ्री हो गए। मतलब सेफ्टी इतनी है, अब मैं रात को 12 बजे भी घूम रहा हूँ, 1 बजे पैदल घूम रहा हूँ। इनफैक्ट आज मैंने मेरे फोन में स्ट्रैप तक नहीं लगा रखा, नहीं आमतौर पे मैं इस पे स्ट्रैप बांधता हूँ, मेरे हाथ से बंधा होता है फोन। आज ही मैंने सऊदी आगे वो स्ट्रैप उतारा है। पिछले इतने हफ्तों से, महीनों से मैं अफ्रीका में घूम रहा था, तो यही पैटर्न था कि भी रात को नहीं निकलना बाहर, दिन में भी निकलना है तो फोन की पूरी सेफ्टी। यहाँ पे रात को निकला हूँ फिर भी मेरे को फोन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन देशों में सेफ्टी काफी रहती है। अब इसमें इजिप्ट की बात नहीं करूंगा मैं, मतलब मैं बेझिझक सैर करने लग रहा हूँ रात के समय। पर आप लोग वही सोच रहे होगे कि भी कहाँ धक्के खा रहा है, क्यों जाने लग रहा है रात को, कहाँ जा रहा है। तो दरअसल बहुत दिनों से मन था मेरा, जैसे ही मैं अफ्रीका से बाहर निकलूंगा, किसी भी अरब कंट्री में आऊंगा तो कुनाफा खाऊंगा, इनकी मिठाई। तो यहाँ पे खूब सारे थे, जैसा मैंने बताया कुनाफा के रेस्टोरेंट्स। एक रेस्टोरेंट है जिधर मैं रुका हूँ मेरे अपार्टमेंट से 3.5 किलोमीटर दूर। तो वैसे तो टैक्सी रात के समय काफ़ी सस्ती हो रही थी, ना ट्रैफिक था, 200-300 रुपये में मैं टैक्सी में पहुंच जाता। पर मिठाई है, वैसे भी ज़्यादा खाना ही चाहिए मीठा, पर मेरे को शौक है, तो इसीलिए मैं 3.5 किलोमीटर पैदल जाने लग रहा हूँ। और पैदल आऊँगा ताकि उसमें मेरी कैलोरीज थोड़ी बर्न हो जाए, एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद शायद मैं बाल कटवाने चला जाऊँ या शायद जिम चला जाऊँ। मैं तैयारी से आऊँ जूते वूते पहन के, जैसे ही प्रोग्राम बनेगा। मतलब आप देख सकते हो इस समय भी मतलब खातून घूमने लग रही है अकेले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी कितनी महफूज है जगह। नाई की दुकान देख लो दोस्तों, 12 बज भी चुके हैं अभी रात के,
पर बाल कटवा रहे लोग, यहाँ लोग घूम रहे हैं, अपना बीड़ी हुक्का पीने आ रहे हैं। पीछे मतलब ये इनके शीशा कैफेज वगैरह खुले, जवान लड़के आ रहे हैं, अभी 12 बजे आने शुरू हो रहे हैं। भाई ये तो कोई फार्मेसी सी है, इसमें तो लाइट चल रही है खूब, चकाचौंध है। लेकिन इसके साथ वाली जो बिल्डिंग थी ना, उसमें बिल्कुल अंधेरा, एकदम काले ग्लास, मुझे लगा बंद पड़ी है दुकान। लेकिन जब पास से गुजरा रहा तो उसके अंदर कम से कम 100 लोग बैठे होंगे, अंदर हुक्का पीने लगे रहे। मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बात ये कि ये इनकी कोई मेन जगह नहीं है। मतलब कोई मेन जगह होती, सिटी सेंटर वगैरह होता है उसके आसपास तो चलो फिर भी अलग बात है, पर ये तो बिल्कुल ही दूर सा इलाका है कोई। बाकी टैक्सी की ऐप्स यहाँ पे चलती है, ऊबर, करीम, एक जीनी चलती है। जीनी शायद 3-4 देशों में ही है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान वगैरह, कतार में भी है शायद। खाना डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी की ऐप है हंगर नेशन, शायद सबसे पॉपुलर वही होगी, और कोई होगी तो बाद में बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। ये मेला लगा हुआ है कोई रात के 12 बजे, यहाँ लोग अभी भी जा रहे हैं गाड़ियों में झूले वगैरह झूलने के लिए। ये देखो गाड़ी अभी भी जाने लग रही है। अरे सो जो भाई, इस टाइम तक मैं सो चुका होता हूँ, मेरा तो रूटीन एक दिन में ही हो लिया खराब यहाँ पे। अभी तो पता नहीं और कितनी देर लगेगी, आधे घंटे में तो पहुँचूंगा, फिर वो खाऊंगा, निकलूंगा पैदल दोबारा, क्या पता बाल भी कटवा लूँ, क्या पता जिम भी चला जाऊँ। इस हिसाब से तो 5 बजे घुसूंगा सुबह। बाकी अब मुझे लगने लग रहा है कि जो अल बलद एरिया था इनका, जो मतलब ट्रेडिशनल इलाका है जिधर इनके बाजार वगैरह, सूक, अरेबिक में सूक का मतलब जो इनके बाजार होते हैं, वो वाला एरिया ही ठीक था, उधर ही कहीं आसपास रुक जाता। क्योंकि ये जो बड़े शहर है ना मिडल ईस्ट वाले, और ये जो ऐसे इलाके इन शहर हो गए, बहुत ना आर्टिफिशियल सी जिंदगी लगती है मेरे को यहाँ की। दुबई भी कई मायनों में ऐसा ही है, मतलब कोई कल्चर नहीं, दिखावा थोड़ा ज़्यादा, कितनी महंगी गाड़ी आपके पास, यही कंक्रीट की इमारतें, एक सा लगता है सब। सड़क पे कोई नहीं आपको ठेले वाला दिख रहा, कोई इंसान नहीं दिख रहा बातचीत करने के लिए, तो बहुत खाली खाली सा लगता है ना, मज़ा नहीं आता ऐसी जगहों पे। ये देखो मतलब दूर दूर तक हाईवे दिखेंगे और ये बिल्डिंग्स साथ में कंक्रीट की, सड़क पे कोई इंसान नहीं दिखेगा, या तो गाड़ियों में या इन बिल्डिंग्स के अंदर। अब हालांकि कितनी सेफ हो जगह रात को घूमने के लिए भी, मज़ा ज़्यादा वहीं पे आता है जब थ्रिल होती है। अफ्रीका में भी रात को भटक रहे होते हैं, थोड़ा डर लग रहा होता है, मीठा मीठा। ये देख लो उस तरह चल रहे हैं रात को, कल में सेट हो रही है। दर्जी वर्जी की भी दुकानें खुली थी पीछे, कोई कपड़ा ले रहा है, कोई सूट बनवा रहा है अपना, यहाँ पता नहीं मीट वगैरह की शायद। ये इलाका तो सारा ही खुला है यार, सारे रेस्टोरेंट्स, और छोड़ो ये तो आपको मीट ज़्यादा गंदा दिख जाएगा, पिछली दुकान का तो जो था। इस रोड की तो यार हर दुकान के बारे में लिख रखा है 24 घंटे 24 घंटे। उधर भी देखो खाने पीने की चीज़ें खुली है, यहाँ भी कई सारी हुक्के की दुकानें हैं, सब खुला है भाई। ये लोग कंफ्यूज तो नहीं करे बैठे एएम को पीएम से। एक तो वैसे ये भी है कुनाफा अल रीफ, पर इसके रिव्यूज़ मैंने देखे नहीं थे, जो सबसे बड़ी है उसी पे चलते हैं जिसके रिव्यूज़ देख रखे हैं मैंने। मतलब अभी भी जाम लग रहे हैं इनके इस समय भी। मेरे को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी लगता था अरे क्या लोग है यार, इतनी जल्दी क्यों सो जाते हैं, हर चीज़ इतनी जल्दी बंद क्यों कर देते हैं, और यहाँ पे यूँ लगने लग रहा है यार क्या लोग है, जल्दी क्यों नहीं सोते। हॉर्न मार रहे हैं, जाम लगा हुआ है। काफ़ी नज़दीक आ गए बम, पर सही बताऊँ ना मज़ा सा नहीं आया पैदल चल के। जिस तरह आमतौर पे सैर करने में जो कंट्रीज पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होती है, मज़ा आता है घूमने में। अपने इंडिया में तो मज़ा आता नहीं, इतनी गंदगी, पोल्यूशन, और ऊपर से डर रहता है कोई फ़ोन छीन लेगा, कोई कुछ कर लेगा, सेफ्टी भी नहीं है। पर जैसे यूरोप वगैरह में मज़ा आता है ना पैदल चलने में, यहाँ नहीं आया। मतलब एक तो गंदगी भी थी बीच बीच में, दूसरी चीज़ कि भी अच्छा ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स वगैरह नहीं है, तीसरी चीज़ हर इंसान ही जो दिख रहा है ना यहाँ पे काम करता हुआ इस समय, मतलब इतनी डिप्रेसिंग शक्ल बना रखी है सबने, पता नहीं क्या धक्का होने लग रहा है जैसे उनके साथ। और बाहर के ही लोग लग रहे हैं मेरे को, मतलब बेचारे जो लोग मजबूरी में यहाँ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं पैसों की तलाश में, स्पेशली मतलब अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, देख के पता लग रहा है बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, नेपाल के, या शायद अपने इंडियंस भी। तो यूँ लग रहा है सबकी जैसे पता नहीं क्या मजबूरी है जो यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। इनका वैसे ये फेमस है अल बाइक, एयरपोर्ट पे भी था ये, इनका फ्राइड चिकन वगैरह फास्ट फूड होता है। लोकेशन तो अपनी आ गई भाई, इधर कहीं है अपना कुनाफा वाला। भाई कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे यार। वहीं पे पीछे वाला ही था, अरबी में लिखा हुआ था, मेरे को दिखा नहीं, वो वाली दुकान है। अब दोबारा पानी में से जाओ, बेचारे सफाई वाले भी जो ट्रैश लेके जा रहे थे अपने ही लग रहे थे आसपास के कहीं के, अभी ट्रक में गए उसमें दुखी लग रहे थे बेचारे। भाई ये तो अरबी में है ना, मेरे कुछ समझ में आ रहा है, इसमें ट्रांसलेट करा है बड़ी मुश्किल से, ऑर्डर करा। थैंक यू।
और यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं है, ये तो छोटा सा टेक अवे सा। ये देखो इधर ही बनाएंगे, पर ये तरह तरह के है, पता नहीं न्यूटेला एंड क्रीम क्या क्या चीज़ें इसमें फालतू के डंगे डाल रखे हैं। मैंने तो जो सबसे प्लेन था ना, सिंपल पिस्ताचियो वाला, ये ले लिया। पता नहीं क्या बनाते हैं आजकल लोग मिठाइयों का, इसमें पता नहीं क्या क्या कैरेमल डाल दिया, क्रीम डाल दिया, न्यूटेला डाल दिया, किंडर जॉय डाल दिया, बिस्कुट डाल दिए, पता नहीं तरह तरह का। एक इंडियन मिठाइयों के साथ भी आजकल लोग ऐसे ही करने लगे, बड़ी दुकानों पे सारी इंडियन मिठाइयों के साथ चॉकलेट डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, सारा मजा खराब हो जाता है मिठाई का। कुनाफा मेरा इतने बनने लग रहा है, अभी 1 मिनट पहले दुकान वाला दुकान बंद करके गया, शटर नीचे करा, और जो सरिया सा था जिससे शटर नीचे करा था वो यहाँ पे टांग गया। ये टंगने लग रहा है, देखो। मतलब ये सब सुबह ही यहीं का यहीं टंगा मिलेगा, सुबह आएगा इसे निकाल लेगा और दुकान खोल लेगा, मतलब कोई नहीं छेड़ता इसे। चलो भाई, मैंने इससे पूछा है बैठ के खा लूँ क्या, बोला नहीं। लो भाई, मैं तो सड़क पे ही बैठ गया, पर ये क्या पेस्ट्री बना दी इनने तो यार कुनाफा का। इस जगह के रिव्यूज तो इतने ज़बरदस्त थे, लेकिन इन्होंने पिस्ता नहीं डाला, पिस्ता की सॉस डाल रखी है। देखो अंदर भी चीज़ नहीं है, क्रीम डाल रखी है। मैंने बोला भी था कि चीज़ है ना, उसे समझ में नहीं आया, पर अभी मैंने देखा अंदर पता नहीं किस चीज़ की बनी है। अभी ये क्रीम पिस्ता की जगह पता नहीं सॉस डाल रखी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यार वैसे तो ये अडंगा ही है। 25 सऊदी रियाल का था ये, यूँ मान लो 600 रुपये का, और गंदी है वैसे तो हेल्थ के लिए ना। असली कुनाफा हो ना जो ऑथेंटिक हो, वो तो फिर भी सही रहता है, ये तो बिल्कुल गंद दे दिया। दोस्तों सऊदी अरेबिया देश में आए, जेद्दा शहर में अपने को 2 दिन हो गए। मैं सोचा आज फिर आपको ले चलता हूँ कुनाफा खिलाने। आज बढ़िया जगह है खाएंगे। रात के 12 बज रहे, वही रात को एक्टिव होता है ये देश। पर बाल मैंने कटवा लिए थे, देख लो। मैं गया टर्किश बार्बर के पास। यहाँ पे ना लैंग्वेज की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश नहीं बोलता है यहाँ पे कोई, स्पेशली जेद्दा शहर में। तो मैंने एक टर्किश बार्बर ढूंढा। अरेबिक तो मेरी बिल्कुल ही जीरो है, टर्किश फिर भी थोड़ी बेसिक सी काम चलाऊँ, चल जाता है किसी तरह काम। तो उस टर्किश बार्बर के पास गया मैं, उसे किसी तरह थोड़ी इंग्लिश थोड़ी टर्किश में समझाया, बाल कटवाए और ऊबर बुक कराई है। ऊबर में जाएंगे कुनाफा खाने। देख लो यार, शौक बड़ी चीज़ है। ऊबर का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अपने अपार्टमेंट्स के बाहर, आ गई शायद, यही है। शुक्रान ब्रदर, गुड नाइट। भाई पहले तो ये बंद सा लगा, पर फिर ये भाई गलियों में चले गए पीछे, शायद एंट्रेंस इसकी अलग थी। ये देखो मेन रोड बंद है, और कहीं से लेकिन भाई ले आया। इंग्लिश आती थी इस भाई को थोड़ी बहुत, बड़ी मेहनत करके मेरे को ले गया। रोड तो देखो आगे सारी बंद है। आगे कुनाफा बेकरी, कोई भी नहीं, अपना इंतज़ार कर रहे थे। चलो खाते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। हेलो, यू हैव इंग्लिश मेन्यू? इंग्लिश नो? This has English? Okay. भाई यही वाला करना है अपने को, बेसिक पिस्ताचियो विद चीज़। अरबी में ये मैंने ट्रांसलेट करा इनका वेब पेज, उससे समझ में आया यही है शायद। भाई ये साइजेस थे इनके, थैंक यू, शुक्रान। मैं बोला बड़े वाला दे दे ये साइज। पैसे काटने लगा तो 95 सऊदी रियाल का बिल काटने लगा। 95 हो गया अपने 2000 रुपये। चीज़ 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 32, 34। ओके, आई विल पे एक्स्ट्रा। ओके, मैं बोला छोटा ही बना दे भाई, रहने दे। पर ये भी 34 का था, पहले इसने 32 काटे, अब 2 और लिया। कह रहे चीज़ वाला महंगा है। 32 और 2 ऊपर से लिए थे इसने मेरे से, तो 34 हो गए अपने, ऑलमोस्ट 800 रुपये। एक और ले लूँगा शायद। ये जनाब आए और अभी मेरे को पानी देंगे, बोले आपके लिए। मेरे लिए पैसे देके इन्हें खरीदा और यहाँ रख के। लो भाई, ये असली कुनाफा। आय हाय, मज़ा आ जाएगा। घी में बना हुआ और ऊपर से असली पिस्ता अंदर। वो जनाब पुलिस में थे जो पानी देंगे मेरे को, ये खा के आ जाएगा भाई स्वाद लाजवाब यार। अंदर असली चीज़ है, असली पिस्ता, कुछ फालतू की सॉसेज क्रीम्स कुछ नहीं। ओए होए होए होए, स्वाद आ गया।
नेक्स्ट लेवल, लाजवाब, जिंदगी के पूरे हो गए, तृप्ति मिल गई। लो भाई पैक भी करा लिया एक। दोस्तों फाइनली मेरे को चैन आ गया, मैंने सऊदी अरेबिया आगे बढ़िया कुनाफा खा लिया और आपको दिखा दिया। टैक्सी मेरा खर्चा आया था 17-18 सऊदी रियाल एक साइड का। वापसी की भी मैंने टैक्सी कराई है क्योंकि 10 किलोमीटर दूर है मेरे अपार्टमेंट से, पैदल नहीं जा सकता। तो 20-20 सऊदी रियाल ही मान लो आना जाना, 40 रियाल हो गए, 34 के 2 कुनाफा हो गए। कितने हो गए? 68 और 68 के 2 कुनाफा, 40 की टैक्सी, 108 हो गए। 10 रियाल मैंने इसे टिप दे दी। सूडान का लड़का था काउंटर पे, शरीफ सा बेचारा, इन्हीं के लिए बहुत होते हैं यार। 230-240 रुपये, 2500 से ज़्यादा की पड़ी अपनी ये कुनाफा पार्टी रात के 12-12:30 बजे। लौटते अब और इस वीडियो को भी करते हैं अब ख़त्म। कल देख लूँगा, कुछ आसपास घूमा गया तो वीडियो बना लूँगा। सऊदी की अगली वीडियो में आप सभी लोगों से मिलते हैं, वरना सऊदी अरेबिया के बाद मैं जाने वाला हूँ एरिट्रिया, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा सफ़र। सऊदी देश ज़्यादा तो नहीं देखा भी, पर फिर भी थोड़ी सी झलक तो देखी, आपको पसंद आई होगी। गुड बाय।